अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? Yes, sir. स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। मैं अभी आप लोगों को ना ग्रुप पे ये स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमारी स्लाइड्स हैं ये है साइबर एथिक्स के बारे में। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइबर एथिक्स? Cyber ethics is the study of moral, legal, and social issues involving cyber technology. It examines the effect that cyber technology has for our social, legal, and moral system. It also evaluates the social policies and laws that have been framed in response to issues generated by the development and use of cyber technology. वो issues जो साइबर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अराइज होते हैं वो हम साइबर एथिक्स के अंदर कवर करेंगे। लेकिन साइबर टेक्नोलॉजी क्या है? साइबर टेक्नोलॉजी रेफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर दो बड़े अहम कॉन्सेप्ट्स हैं। कंप्यूटिंग डिवाइस, हर वो डिवाइस जिसके अंदर एक प्रोसेसर अटैच्ड है और एक मेमोरी है जो डाटा स्टोर और डाटा को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती है, इंटेलिजेंट डिसीजन लेने के लिए, वो कंप्यूटिंग डिवाइस है। और कम्युनिकेशन इसलिए कि वो आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं, लोकली भी और थ्रू इंटरनेट भी। लेकिन ये जो डिवाइसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप, पीसी या टैबलेट या मोबाइल फ़ोन नहीं है। अब ये जो इस तरह की डिवाइसेस हैं वो आपके गाड़ियों में भी आ गई हैं जिनको हम स्मार्ट कार्स कहते हैं, हमारे टीवीज़ में भी आ गई जिनको हम स्मार्ट टीवी कहते हैं, हमारे रिस्ट वॉचेस में भी आ गई जिनको हम स्मार्ट वॉचेस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अब स्मार्ट फैब्रिक भी आना शुरू हो गया है जहाँ पे कपड़े जो हैं वो आपके बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो लफ्ज़ स्मार्ट है, स्मार्ट ट्यूबलाइट, स्मार्ट फैन, जिधर जिधर हम स्मार्ट का लफ्ज़ लगाने लगे हैं वो सारी चीज़ें इस साइबर एथिक्स के अंदर इंक्लूडेड है। Cyber technology refers to a wide range of computing and communication devices, from standalone computers to connected or networked computing and communication technologies to the internet itself. Cyber technologies include handheld devices such as iPhone, personal computer, desktop and laptop, mainframe computers, and so forth. Network devices can be connected directly to the internet. They also can be connected to other devices through one or more private owned computer networks. Privately owned networks include both local area networks and wide area networks. Why the term cyber ethics? Cyber ethics के लिए एक अलग टर्म बनाने की जरूरत क्यों पेश आई जबकि हमारे पास पहले कंप्यूटिंग एथिक्स भी था, फिर हमारे पास इंटरनेट एथिक्स भी है। तो कंप्यूटिंग एथिक्स जो है वो बेसिकली लिमिटेड है उस डिवाइस पे जिसके साथ एक मॉनिटर अटैच है, कीबोर्ड और माउस है, और वो एक पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल टैबलेट या फिर मोबाइल फोन है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर यूज के अंदर आता है। लेकिन वो डिवाइसेस जो हमारे इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रखती, मिसाल तौर पे स्मार्ट वॉच है, तो उस वॉच का मकसद आपको टाइम बताना और आपके बाकी डेली
परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करना है। फिर स्मार्ट कार है, उसका मकसद गाड़ी को अच्छा चलता रखना है। तो ये कंप्यूटिंग एथिक्स में नहीं आते हैं। जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो अब उसमें इंटरनेट भी है, और इंटरनेट एथिक्स एक अलग फील्ड है, और इंटरनेट एथिक्स के अंदर हमारे पास डिजिटल थेफ्ट एंड हैकिंग ये चीज़ें भी आती हैं, लेकिन वो हम डिवाइसेस के अंदर उसके एथिक्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। To simplify, cyber ethics is more accurate label than computer ethics, which might suggest the study of ethical issues related to computing machines or computing professionals. It is more accurate than internet ethics, which is limited only to ethical issues affecting computer networks. जो हमारे लेक्चर की आज आखिरी स्लाइड है वो है 4 phases of cyber ethics. जो साइबर एथिक्स है उसके हमारे पास 4 फेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला फेज साइबर एथिक्स का था 1950s और 60s का दौर। ये वो टाइम था जब कंप्यूटर जो थे वो बड़े बड़े मेन फ्रेम होते थे और वो बिल्डिंग के बड़े कमरों के अंदर पूरे आते थे। तो स्टैंड अलोन मशीन्स थी, लार्ज मशीन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे ये बैच एप्लीकेशन प्रोसेसिंग बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनका जो बैकबोन होती थी वो डेटाबेस होता था, और डेटाबेस के थ्रू वो ना सिर्फ अपनी एप्लीकेशन रन करते थे, वो इन्फ्रेंस भी प्रोड्यूस करते थे। इन्फ्रेंस इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम बिजनेस के डाटा की बेस पे कोई स्मार्ट पॉलिसी बना सकें, कोई ऐसी पॉलिसी बना सकें जो कि बिजनेस को इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे इश्यूज ये थे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्रिमिटिव थी, वो मैच्योर नहीं थी, और जो डेटाबेसेस थे वो सिक्योर नहीं थे, प्राइवेट, वो बेसिकली डिफिकल्ट टू मैनेज थे, और उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना मुश्किल था। अगला फेज हमारे पास आया 1970s और 80s का। 1970s और 80s में अब हमारे पास मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, जो कि आपस में कनेक्ट हो सकते थे थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। अब इशू 1 जो हमारे फर्स्ट फेज के इश्यूज थे वो भी इनमें थे, लेकिन इसमें और इश्यूज भी आ गए। मिसाल के तौर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। आपने बोइंग का डिजाइन बनाया, अपने कंप्यूटर पे रखा, वो चोरी हो गया, तो ये कंप्यूटर क्राइम बन गया, ये थेफ्ट, कंप्यूटर थेफ्ट हो गया। या आपने एक सॉफ्टवेयर फ्लॉपी डिस्क से इंस्टॉल किया जो कि सिर्फ आपके लिए था, लेकिन वो फ्लॉपी कॉपी पेस्ट हो जाती है और मुख्तलिफ लोग उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, तो पायरेसी भी आ गई। फिर उसके बाद प्राइवेसी कंसर्न भी आ गए, लोग हैक कर लेते थे फिजिकल सिस्टम्स को और आपका डाटा लीक हो जाता था, या उसको रिकॉर्ड्स को एक्सचेंज कर लेते थे या अपडेट कर देते थे। ये हमारे पास फेज 2 के इश्यूज थे। फिर हमारे पास फेज 3 आया जो कि 1990 से प्रेजेंट डे तक है। इसको हम इंटरनेट एज कहते हैं। जो फेज 3 है ये हमारा इंटरनेट फेज है और इंटरनेट एज है। इशू ऑफ फेज 1 एंड 2 ये भी मौजूद है, लेकिन अब ये इनका जो असर है वो ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हो गया। इंटरनेट से सबसे पहली जो चीज़ अनलॉक की वो फ्री स्पीच थी। कुछ चीज़ें हैं वो आप तो भरी महफिल में फिजिकली नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, वहाँ पे एक मुसलमान बाजार के अंदर गौ माता को ये नहीं कह सकता कि मैं इसको काट के खाऊंगा, ये तो मेरे लिए हलाल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू हैं उनके लिए वो गौ माता है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फ्री स्पीच एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इंटरनेट के अंदर फ्री स्पीच की हमारे पास इजाज़त है, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। तो वो बंदा जिसके पास जो भी अपना ख्यालात हैं वो इजहार उसका ऑनलाइन कर सकता है। फिर उसके बाद इसका, अब ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें नुकसान क्या? नुकसान ये हुआ कि ये ज़्यादा फ्री स्पीच देने से कुछ जो निज़ाम है या कुछ जो ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिनका मकसद प्रोटेक्ट करना है सोसाइटी को, वो अब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती। सीक्रेसी नहीं रही, क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन है बहुत आसानी से लीक होकर ग्लोबली स्प्रेड हो सकती है। जिस तरह विकीलीक्स एक पूरा प्लेटफॉर्म है इन चीज़ों को लीक्स करने के लिए। उसके बाद लीगल ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि अब आप लेट्स सपोज एक सूबे के अंदर लीगली बाउंड है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू इंटरनेट या वो अगर वो डिजिटल आप सर्विस दे रहे हैं, वो कोई और सूबा इजाज़त दे रहा है, तो वो सर्विस आप वहाँ से
प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लीगल जुरिस्डिक्शंस भी इफेक्ट हुई। वर्चुअल कम्युनिकेशन, जो हमारे वर्चुअल कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप मैसेंजर, इनकी अफादियत तो बहुत है कि ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये भी अब सिक्योर नहीं है। हम अपना जो कोई भी मुल्क है वो खुद इस इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान का कोई भी इदारा व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगी हुई है। लेकिन मसला ये कि जिस मुल्क में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसराइल, वहाँ का कानून ये है कि अगर इसराइली इंटेलिजेंस को कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी इदारे से चाहिए होगी, तो वो इदारा पाबंद है वो इंफॉर्मेशन देने का। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो हम ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्चुअल कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, ये हम कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस पे शेयर कर रहे हैं जो कि दूसरे मुल्क के फायदे में जा सकती है। ये तो हम करंट जनरेशन के इश्यूज को डिस्कस करें, लेकिन अब एक और जनरेशन आने वाली है जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर इश्यूज अराइज होंगे साइबर एथिक्स के। अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ियां या मोबाइल फोन और रिस्ट वॉचेस तक महदूद नहीं रहेंगी। ये स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं, ये ह्यूमन इंटीग्रेशन इनकी होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि आप, जिस तरह न्यूरालिंक कंपनी है, वो ऐसी चिप उन्होंने बनाई है जो ब्रेन में एम्बेड कर सकते हैं और ब्रेन के सिग्नल के थ्रू माउस और कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन्होंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि माजूर हैं। अब ह्यूमन बॉडी इंटीग्रेशन होने लग गई है। उसके साथ साथ फिर नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू अब हम इतने स्मॉल लेवल के कंप्यूटिंग डिवाइसेस बना सकते हैं जो कि बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बायोचिप इम्प्लांट्स हम डिजाइन करना शुरू कर दिए हमने। अब ऐसी ऐसी फील्ड्स आ गई हैं जिनके अंदर कंप्यूटर इंटीग्रेट होने लग गया कि उसके एथिक्स और उसके कानून अभी तक मौजूद नहीं है। तो जो फोर्थ फेज है वो फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस या जो फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, उनके अंदर जो कंप्यूटर साइंस इंटीग्रेट होगी, वो फोर्थ फेज ऑफ साइबर एथिक्स में आएगा। स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। ये इस पेपर के अंदर ये एक अहम स्लाइड है, व्हाट आर फोर फेज ऑफ साइबर एथिक्स। तो ये ऐसा आप लिखें, इसको जुबानी याद करके, अगर आप लोगों ने पूरे नंबर लेने हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो मैं सेशन एंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। खुदा न खास्ता अगर किसी को मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे, बाकी दोस्तों को और रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि मोमिन नाउम्मीद नहीं होता। इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।